मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत जोड़ो यात्रा का आज 87वां दिन है और इस समय कांग्रेस की पदयात्रा मध्य प्रदेश में मौजूद है। आज 3 दिसंबर शनिवार को यात्रा मध्य प्रदेश के महूदिया से शुरू की गई। आपको बता दें, शेड्यूल के हिसाब से कांग्रेस की यह पदयात्रा करीब 13 दिनों तक मध्य प्रदेश में जारी रही, जिसके बाद आज 3 दिसंबर की शाम को यात्रा मध्य प्रदेश में अपना सफर पूरा कर आगर जिले से राजस्थान में प्रवेश करेगी। दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबीआई ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की विधायक के कविता को 6 दिसंबर को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। सीबीआई ने कविता को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के तहत नोटिस जारी कर 6 दिसंबर सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए अपनी सुविधा अनुसार उपयुक्त स्थान बताने को कहा है। वहीं इस नोटिस के जवाब में कविता ने कहा है कि उन्होंने अधिकारियों को सूचित किया है कि वह उनसे उनके हैदराबाद स्थित आवास पर मिल सकते हैं। बता दें, घोटाले में कथित रूप से रिश्वत से जुड़े मामले में दिल्ली की एक अदालत में ईडी द्वारा पेश की गई रिमांड रिपोर्ट में कविता का नाम आने के बाद उन्हें यह नोटिस जारी किया गया है, जिसे लेकर कविता का कहना है कि वह किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को 24 कैरेट का गद्दार बताते हुए कहा कि ऐसे लोगों के लिए पार्टी में वापसी की कोई जगह नहीं है। दरअसल जयराम रमेश की न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत के दौरान उनसे पूछा गया कि क्या कोई बागी नेता जो पार्टी छोड़कर जा चुका है उसे दोबारा कांग्रेस में शामिल किया जाएगा। इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मुझे लगता है जो लोग कांग्रेस छोड़ चुके हैं उन्हें पार्टी में वापस नहीं लिया जाना चाहिए। जयराम रमेश ने आगे कहा, कपिल सिब्बल जैसे नेताओं की जरूर पार्टी में वापसी हो सकती है। सिब्बल ने पार्टी छोड़ने के बाद कभी भी पार्टी या कांग्रेस लीडरशिप के बारे में कोई गलत बात नहीं कही। इससे उलट ज्योतिरादित्य सिंधिया और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने पार्टी और हमारी लीडरशिप के लिए गलत बातें कही हैं। ऐसा नेता 24 कैरेट गद्दार और देशद्रोही है। इन्हें कांग्रेस दोबारा कभी स्वीकार नहीं करेगी। उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या कम होने के कारण कम से कम 3000 स्कूलों को बंद करने की तैयारी है। ये वह स्कूल हैं जहां लगातार छात्र संख्या कम हुई है। राज्य का शिक्षा विभाग करोड़ों का बजट और लोक लुभावनी स्कीमों को जारी करने के बावजूद भी बच्चों को स्कूलों में लाने में असफल रहा है, जिसके चलते शिक्षा विभाग ने एक बार फिर ऐसे स्कूलों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, क्योंकि अब बजट के लिहाज से ये स्कूल विभाग को बोझ लग रहे हैं। इसे लेकर शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने पत्र जारी कर विभाग में ऐसे स्कूलों को चिन्हित किए जाने के निर्देश दिए हैं जहां बच्चों की संख्या बहुत कम है। इसके साथ ही आदेश में कहा गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में 5 और मैदानी क्षेत्रों में 10 या इससे कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को बंद कर इन स्कूलों के बच्चों को नजदीक के उत्कृष्ट स्कूलों में भेजा जाएगा। बता दें, राज्य में 10 या इससे कम छात्र संख्या वाले करीब 3000 स्कूल हैं। उत्कृष्ट स्कूलों में कम से कम 4 शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे। जिन स्कूलों से छात्र छात्राओं को समायोजित किया जा रहा है, उन स्कूलों में काम करने वाली भोजन माताओं को हटाया नहीं जाएगा, बल्कि उन्हें भी उसी स्कूल में समायोजित किया जाएगा जहां छात्रों को भेजा जा रहा है। शिक्षा महानिदेशक ने कहा कि इस तरह के स्कूलों को चिन्हित करने की कार्रवाई शिक्षा सत्र 2023-24 से पहले कर ली जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि अगर इन स्कूलों में छात्रों की संख्या फिर से कभी बढ़ती है तो एक बार फिर इन्हें खोला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने 4 दिसंबर रविवार को होने वाले एमसीडी चुनाव को ध्यान में रखते हुए शनिवार को सभी सरकारी स्कूलों को बंद रखने का ऐलान किया है और इसके बदले अगले शनिवार यानी 10 दिसंबर को स्कूल खुले रखने का फैसला किया है। साथ ही बता दें कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर प्रचार अभियान अब समाप्त हो चुका है और अब कल यानी 4 दिसंबर को दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों में मतदान किया जाएगा, जिसकी गिनती 7 दिसंबर को की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 2 दिसंबर को कहा कि मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली को कुछ ऐसे लोगों के बयान के आधार पर ऑफ ट्रैक नहीं किया जाना चाहिए जो दूसरों के कामकाज में ज्यादा दिलचस्पी रखते हों। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जोर देते हुए कहा कि कॉलेजियम को अपने कर्तव्यों के अनुसार काम करने दें। हम सबसे पारदर्शी संस्थानों में से एक हैं। बता दें, न्यायपालिका के अंदर विभाजन और न्यायाधीशों द्वारा संवैधानिक कोर्ट में जजों की नियुक्ति की मौजूदा व्यवस्था को लेकर सरकार के साथ बढ़ते विवाद के बीच शुक्रवार को सुनवाई की गई।
जिसमें जस्टिस M.R. शाह और न्यायमूर्ति C.T. रवि कुमार की बेंच ने कहा कि वह कुछ पूर्व न्यायाधीशों के बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, जो कभी उच्चतम कॉलेजियम के सदस्य थे और अब वह व्यवस्था के बारे में बोल रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में शुक्रवार को ग्रुप एच के मैच में दक्षिण कोरिया ने पुर्तगाल के खिलाफ एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। एजुकेशन सिटी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में दक्षिण कोरिया ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम को 2-1 से हराकर अपनी जीत के साथ अंतिम 16 में अपनी जगह बना ली है। हालांकि ग्रुप एच में पुर्तगाल अब भी टॉप में है और राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, क्योंकि उनके नाम 2 जीत और 1 हार के साथ 6 अंक हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।